वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पे हम लोग और टॉपिक न्यूट्रिशन या बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इम्प्लांट कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे कि क्या क्या कंडीशन जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ जरूरी है, क्या क्या स्टेप्स है, इस सब के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात कर लिया है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या कंडीशन जरूरी है। तो ये सब हम लोग बात कर चुके हैं कि ये सनलाइट है, सनलाइट रहेगा तो उसके क्लोरोफिल जो है वो प्लांट में रहता है, वो एब्जॉर्व करता है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिक्स करता है, उसको रिड्यूस करता है, ये सब पढ़े हैं। अब देखते हैं कि क्या अगर सनलाइट नहीं रहे तो क्या होगा, मतलब सनलाइट नहीं रहे तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, ठीक है। या अगर इस तीनों में से, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर इस सब में से कोई भी एब्सेंट हो जाए, एक एब्सेंट हो जाए तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, इसी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस सब में आपको सबसे पहला चीज़ जानना पड़ेगा, अगर फोटोसिंथेसिस होगा तब क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि व्हेन फोटोसिंथेसिस हैपेंस, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो खाना बनता है। क्या खाना बनता है, तो फोटोसिंथेसिस होने पे ग्लूकोज फॉर्म होता है। हम लोग पिछला चैप्टर में इक्वेशन देख चुके हैं, C6H12O6 बनता है जब CO2 और H2O कंबाइन होता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो व्हेन फोटोसिंथेसिस हैपन ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। लेकिन ये ग्लूकोज ना, ये इमीडिएट प्रोडक्ट है, मतलब उसके जस्ट बाद बनता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि ग्लूकोज शरीर में जमा नहीं होता है प्लांट का। प्लांट को अभी अगर एनर्जी के लिए यूज करना है तो वो ग्लूकोज को यूज करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसका रिक्वायरमेंट, मान लीजिए आज का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, तो वो उसी ग्लूकोज को किस में बदल देता है, इस ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्टार्च में। किसमें, स्टार्च में। और ये स्टार्च जो है प्लांट के बॉडी में रहता है। किसी भी प्लांट के बॉडी में आपको ग्लूकोज नहीं स्टार्च मिलेगा, वो स्टार्च में, जैसे हम लोग में है, हम लोग जो है हमारे शरीर में अगर कुछ खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, तो उसको हम एक दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। उसी तरह से ग्लूकोज जो है वो प्लांट की बॉडी में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च। मतलब हम सिंपल में बोल सके कि फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च रहेगा शरीर में, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च नहीं रहेगा शरीर में। अब हम ये कैसे चेक करेंगे, ठीक है, कि स्टार्च है कि नहीं, हाउ टू चेक प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। क्योंकि ये तो समझे कि अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो शरीर में, उसके प्लांट में, इसके लीफ में या किसी भी पार्ट में स्टार्च होगा। पर हाउ टू चेक प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च का प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे किसी प्लांट में स्टार्च है कि नहीं। तो इसके लिए आपको एक केमिकल रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो केमिकल रिएक्शन आपको इक्वेशन में नहीं जाना है, आपको सिंपली पढ़ना है कि जब स्टार्च जो है वो रिएक्ट करता है, स्टार्च रिएक्ट्स विथ किसके साथ, आयोडीन सॉल्यूशन, जानते होंगे आप आयोडीन को, आयोडीन एलिमेंट है, तो आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है तो ये एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि इंडिकेट करता है, केमिकल रिएक्शन इंडिकेट करने का आप केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं ना, कि कलर चेंज हो जाता है या बहुत सारा कारण होता है, लेकिन उसमें से एक है कि कलर चेंज हो जाता है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे दूँ, आप लोग पढ़े होंगे, लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड होता है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म होता है जब क्या, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड कंबाइन होता है तो लीड आयोडाइड बनता है, उसका पीला कलर होता है। उसी तरह से स्टार्च रिएक्ट करता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टू गिव ब्लू एंड ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर देता है हम लोग को। और इसी से ये जो ब्लू ब्लैक कलर है, ठीक, ये ब्लू ब्लैक कलर या ब्लैक ब्लू कलर, ये ब्लैक ब्लू कलर जो है ये इंडिकेटर है किस चीज़ का, ये इंडिकेटर है, दिखाने वाला है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का। अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन देते हैं किसी भी चीज़ पे और वो ब्लू या ब्लैक में बदल जा रहा है, मतलब उस चीज़ में स्टार्च है, और अगर नहीं बदला मतलब स्टार्च नहीं है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे परफॉर्म करते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा जो कि हम सब में चेक करेंगे, सनलाइट हो, क्लोरोफिल हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो, कि हम पहले क्या करेंगे, पहले एक बार तो देख लेंगे स्टार्च है तो हमको पता है कि स्टार्च होने से कैसा होता है, ब्लू और ग्रीन। इसको हम लोग इस स्टेप में देखेंगे, पहला स्टेप में कि ब्लू ग्रीन में, सॉरी, ब्लू और ब्लैक में बदल जाता है, ओके। लेकिन पहला स्टेप हमारा सब में रहेगा कि हम, ठीक है, थोड़ी देर के बाद डी स्टार्च कर ले, मतलब रिमूव कर ले स्टार्च को। क्यों करेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी आप इतना समझ लीजिए, अगर डिस्चार्ज कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उतना दूर हुआ कि नहीं। जैसे सनलाइट में ही करने वाले हैं तो सनलाइट में हम लोग लीफ लेने वाले हैं और इस लीफ में थोड़ा दूर क्या करने वाले हैं, थोड़ा दूर एक कवर करने वाले हैं। वो ब्लैक पेपर का कवर हो सकता है या एल्युमिनियम का कवर हो सकता है, अलग अलग बुक में लिखा रहता है, तो वो आप कवर कर देंगे जिससे कि यहाँ पे सनलाइट पड़े ही नहीं, ठीक है। और तब इसको डिस्चार्ज, एक मेन मेथड होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ धीरे धीरे वो समझेंगे। एक मेन स्टेप होता है सब में, वो क्या होता है, डिस्टार्चिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। अब ये डिस्टार्चिंग क्या है, तो आपको सिंपल ही लग रहा है, डी मतलब हटाना, स्टार्च मतलब स्टार्च को हटाना, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टार्च, एक प्रोसेस है किस चीज़ का, स्टार्च का रिमूवल का, तो उसी को डिस्टार्चिंग कहा जाता है। अगर डिस्टार्चिंग ऑफ लीफ है तो लीफ से हटाना, पर स्टार्च सभी पार्ट में होता है।
तो चलिए यहाँ तक कि बीज में भी होता है, जैसे गेहूं का है, गेहूं में बीज भी होता है, ये भी सब कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च सब कार्बोहाइड्रेट है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया। तो चलिए चेक करते हैं जो हमारा पहला जो स्टेप है, जो कि क्या है, सनलाइट। तो चेकिंग प्रेजेंस ऑफ, चेकिंग नेसेसिटी लिख देते हैं, मतलब ज़रूरत ऑफ सनलाइट, सनलाइट का नेसेसिटी ज़रूरत देखते हैं, इसके लिए फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए हमारा पहला काम क्या होने वाला है, तो पहला काम होने वाला है इसमें एक और बात, हम लोग जितने पौधा लेने वाले हैं, जो प्लांट लेने वाले हैं, वो अक्सर में वो लेंगे पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट मतलब वैसा प्लांट जो पॉट में ग्रो कर रहा है, गमला में ग्रो कर रहा है, वैसा, ठीक है। मतलब हम बड़ा बड़ा पेड़ को उठा के नहीं लाएंगे अपने रूम में, क्योंकि हमको डी-स्टार्च करना रहेगा, और डी-स्टार्च मतलब स्टार्च को हटाना है। तो स्टार्च को हटाने के लिए हम लोग सबसे सिंपल काम क्या करते हैं, सबसे सिंपल काम करते हैं कि रूम में रख देते हैं। रूम में रखने से क्या होगा, तो देखिए रूम में रखने से ये होगा कि जितना प्लांट के बॉडी में क्या रहता है, स्टार्च, अब उसको अगर हम रूम में, अंधेरे रूम में रख देंगे, तो अंधेरे रूम में रखने से क्या होगा, उसको सनलाइट मिलेगा नहीं, सनलाइट नहीं मिलेगा तो खाना बनेगा नहीं, वही हम लोग वेरीफाई भी करने वाले हैं। नहीं, खाना नहीं मिलेगा, जब खाना नहीं बना पाएगा तो वो क्या करेगा, अपने अंदर जो स्टोर है स्टार्च, उसको खाने लगेगा, और उसको जब खा लेगा तो उसके अंदर स्टार्च रहेगा ही नहीं, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डी स्टार्च हो गया, मतलब स्टार्च पूरा खत्म हो गया, वो खा लिया, ठीक है। तो इसको क्या कैसे कर सकते हैं, बाई कीपिंग इन डार्क रूम, डार्क रूम। तो डार्क रूम में होता क्या है, तो व्हेन अ प्लांट इज केप्ट इन डार्क रूम, आप इसको लिख सकते हैं, व्हेन अ प्लांट इज केप्ट इन डार्क रूम, सबका आपको जवाब मिलेगा, व्हेन अ प्लांट इज केप्ट इन डार्क रूम, तो क्या होता है, तो देन द फोटोसिंथेसिस नॉट हैपन, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट प्लांट इट अप इट्स ऑल स्टार्च, प्लांट सारा अपना स्टार्च खा लेता है, खत्म कर लेता है, एंड द प्लांट इज सेड टू बी डिस्चार्ज, प्लांट या लीफ जो प्लांट जो है वो डिस्चार्ज हो आता है। तो पहला तो हमको ये करना है कि नेसेसिटी चेक करना है कि क्या सनलाइट भी जरूरी है या नहीं। पहला हम लोग क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे और उसको डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज मतलब डार्क रूम में रख देंगे। तो पहला स्टेप हमारा यही रहने वाला है, डिस्चार्जिंग पॉटेड प्लांट, ठीक है। एक पॉटेड प्लांट को कैसे, बाय कीपिंग इन डार्क रूम, अगेन डार्क रूम में रखने से क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, सारा स्टार्च यूज हो जाएगा प्लांट की तरह, बाय कीपिंग इन डार्क रूम, ओके। सो पहला स्टेप आपको यही करना है। दूसरा हमको क्या करना है, अब क्या करना है आपको, एक पतला सा, जैसे कि मैंने इसमें बताया था, पतला सा स्ट्रिप लेना है, पट्टी लेना है, या तो आप एल्युमिनियम का पेपर का ले लीजिए या ब्लैक कवर ले लीजिए, और उसको आपको लीफ के एक हिस्से पे चिपका देना है, ठीक है। आप सेंटर पे चिपकाए, इधर चिपकाए, किधर भी, लेकिन टाइटली चिपका देना है। तो क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप रैपिंग, रैप करना है, जैसे मिठाई पे कोई चीज़ रैप होता है, मिठाई का रैपिंग होता है, मोड़ना, किसी चीज़ को पैक करना, रैपिंग या पैकिंग, रैपिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम का पट्टी, या ब्लैक कवर स्ट्रिप, ब्लैक कवर स्ट्रिप किस पे, ऑन अ पार्ट ऑफ लीफ, किसी एक लीफ को ले लीजिए और उस पर क्या कर लीजिए, आप उस पट्टी को बांध दीजिए। अब इससे क्या होगा, अब इससे होगा, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा क्या होगा। अब एक और बात क्या करना है कि आपको टाइटली बांधना है, ठीक है, रैपिंग टाइटली, इसको टाइटली बांध करना है, ओके। अब इससे हम लोग करने क्या वाले हैं, इस रैप से, इससे हम ये करने वाले हैं कि सनलाइट अंदर ना जाए, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सनलाइट इनटू दैट पार्ट, ठीक है, उस पार्ट में सनलाइट नहीं जाए, उसका ये जुगाड़ है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सनलाइट इन दैट कवर्ड पार्ट, उस कवर्ड पार्ट में सनलाइट नहीं जाए। तो अब तो बोलेंगे अभी रूम में है, तो रूम में तो वैसे भी सनलाइट नहीं जा रहा, हाँ रूम में है, लेकिन अभी हम बाहर करने वाले हैं उसको, उस जो पॉटेड प्लांट है जो डिस्चार्ज हो गया, उसको हम बाहर करने वाले हैं, ठीक। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सनलाइट इन दैट कवर्ड पार्ट, हम लोग क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं, ओके। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ब्राइट सनलाइट में रखेंगे। अगेन ये कितने दिन के लिए हम रूम में रखेंगे, अब 2-3 दिन के लिए रख लेंगे तो पूरा स्टार जो है लगभग खत्म हो जाता है किसी पौधा का, ज़्यादा रहता ही नहीं उसके साथ। तो उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप क्या करने वाले हैं, तो अगेन कीपिंग हम लोग रख देंगे द पॉटेड प्लांट इन ब्राइट सन, ब्राइट सन में फिर से रख देंगे, कितने दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए, ब्राइट सन फॉर 3 to 4 day। और आपको क्या इस बार क्या बदलाव किए हैं, तो बदलाव ये किए हैं कि एक लीफ ऐसा है, उस लीफ में ऐसे ऊपर में कवर लगा हुआ है, जिससे कि सनलाइट अंदर नहीं जाए। अब 3-4 दिन के बाद आपको क्या करना है, तो तोड़ लेना है एक लीफ, प्लकिंग दैट पर्टिकुलर लीफ, वो लीफ जो कवर किया हुआ है एल्युमिनियम फॉयल से या ब्लैक कवर से, ठीक है, दैट पर्टिकुलर कवर्ड लीफ, उसको आपको तोड़ लेना है, ओके। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करना है आपको कि हम लोग को उसको बॉइलिंग वाटर में डुबा देना है। बॉइलिंग वाटर में क्या होगा, तो आप लोग सुने होंगे कि जितना भी होता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बना रहता है, और सेल के बाहर में एक कवरिंग होता है, ठीक है। प्लांट में तो 2 कवरिंग होता है, एक सेल मेम्ब्रेन और उसके ऊपर में एक सेल वॉल होता है, आप लोग ये जानते होंगे।
तो सेल वॉल तो परमिएबल होता है, मतलब वो किसी चीज़ को एंट्री देता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है, मतलब सभी चीज़ का एंट्री नहीं देता है। हम ऐसे ही कोई अगर केमिकल भेज देंगे तो एंट्री नहीं देगा। तो जरूरत क्या है हमको, तो चूंकि आयोडीन इस पर देके चेक करना है कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, कहाँ पे नहीं। ठीक है, ऑफकोर्स आपको पता भी होगा रिजल्ट कि जहाँ पे ये है सनलाइट है, यहाँ पे जहाँ पे ये कवर है, तो इस कवर पे तो सनलाइट गया नहीं होगा, तो उस कवर पे हो नहीं पाएगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा। तो वहाँ पे अगर हम लोग स्टार्च देते भी हैं तो वहाँ ब्लैक ब्लू नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बॉइलिंग वाटर में देने बोले हैं। बॉइलिंग वाटर से क्या होगा, बॉइलिंग वाटर से जो इसका सेल मेम्ब्रेन है वो टूट जाएगा। ठीक है, ब्रेक कर जाएगा। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा। ऑफकोर्स एक कारण ये भी है कि उसका क्लोरोफिल निकल जाएगा। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो होता है लीफ में। अच्छा, इसको तोड़ने से क्या होगा, इसको हटाने से क्या होगा, तो देखिए जो क्लोरोफिल भी है वो भी एक कंपाउंड है, वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर उसको हम केमिकल रिएक्शन में रखते हैं, किस केमिकल रिएक्शन में, वही केमिकल रिएक्शन जो कि स्टार्च और आयोडीन के साथ होने वाला है, तो उसमें वो इंटरफेयर करेगा। इसलिए काम क्या है हमारा कि उसमें से क्लोरोफिल को हटा दे। तो क्लोरोफिल को हटाने के लिए और इसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसको परमिएबल बनाने के लिए, मतलब उसमें आराम से आयोडीन का सॉल्यूशन जा सके, ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। ठीक है, तो इस स्टेप को मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये मैंने वही चीज़ लिख दिया कि हम लोग इमर्स कर देंगे, डुबा देंगे किसी चीज़ को, उसी लीफ को जो कि हम तोड़ के लाए हैं उसको बॉइलिंग वाटर में। ठीक है, बॉइलिंग वाटर में करने से क्या होगा, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो टूट जाएगा। ठीक है, जिससे कि आयोडीन सॉल्यूशन आराम से उसमें एंट्री ले सकता है, परमिएबल हो सकता है। ऑल्सो अगर हम बॉइलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ पोर्शन जो है क्लोरोफिल का वो भी रिमूव हो जाएगा। अगेन क्लोरोफिल क्यों रिमूव करना है, सब कुछ का आपको जवाब मिलेगा, सब कुछ का मुझे पता है आपको क्या क्या मन में आ सकता है, क्लोरोफिल क्यों हटाना है, कैसे हटाना है, यहाँ इसको बॉयल क्यों करना है, सब कुछ का आपको जवाब मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या कर सकता है, अगर क्लोरोफिल रहता है तो वो इंटरफेयर कर सकता है, मतलब हस्तक्षेप कर सकता है, उसमें रिजल्ट में थोड़ा बदलाव ला सकता है अगर क्लोरोफिल रहेगा। किस रिजल्ट में, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी किसी के बीच में, स्टार्च और आयोडीन के बीच में, तो उसको हटाया जाए इसीलिए, जिससे कि रिजल्ट में कोई हमारा चेंज ना आए। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यहाँ लिखा हुआ है कैन इंटरफेयर विद द एक्सपेरिमेंट सो इट शुड बी रिमूव्ड। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो इसको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। आपको अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको बॉयल करना है उस लीफ को, एक बार तो बॉयल कर दिया वाटर में, अब बॉयल करना है किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, तो ये क्यों करेंगे, तो ये स्टेप है जिसमें क्लोरोफिल अच्छे से रिमूव हो जाएगा। जब अल्कोहल में दिया जाता है तो साइंटिफिकली देखा गया है कि क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है। वैसे आप अगर वाटर में भी देखते हैं तो आप देखेंगे ग्रीन ग्रीन कलर निकल गया है, मतलब क्लोरोफिल कुछ पोर्शन निकला है, सम पोर्शन, जो मैंने यहाँ लिखा भी है सम पोर्शन। तो बॉइलिंग लीफ इन अल्कोहल, अल्कोहल में, और अच्छा रहेगा अगर लिख दिया आप इनडायरेक्ट बॉइलिंग। इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर बॉयल कर देंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास बर्नर है, बुनसन बर्नर है, और इस पर हम डायरेक्ट अगर बीकर चढ़ा देते हैं तो होगा क्या कि हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है। इन्फ्लेमेबल मतलब जिसमें आग जल्दी पकड़ लेता है, तो हाईली क्या है, इन्फ्लेमेबल है। तो अगर इस हाईली इन्फ्लेमेबल चीज़ को अगर हम क्या कर दें, हीट कर दे, तो इसमें तुरंत आग धर लेगा। ठीक है, और ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, बहुत डेंजरस हो जाएगा। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट बॉइलिंग करने वाला। अगर आपको पूछ दे इनडायरेक्ट बॉइलिंग का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट बॉइलिंग का मतलब है कि आप पहले एक वाटर बाथ लेंगे। वाटर बाथ सिंपली एक बड़ा सा कंटेनर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर बाथ, और एक सिंपली बड़ा सा कंटेनर है, आप समझ लीजिए बीकर है, और उसमें फिर हम लोग एक बीकर रखेंगे जिसमें हमारा अल्कोहल होगा और उसके साथ लीफ भी होगा। तो आप इसको इनडायरेक्ट हीटिंग करेंगे जिससे कि अल्कोहल में आग ना लग जाए और पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं था उधर हो जाए। तो बॉइलिंग इनडायरेक्ट बॉइलिंग करेंगे अल्कोहल में, क्यों, टू रिमूव क्लोरोफिल, सिंपल काम है, टू रिमूव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। अच्छा, क्लोरोफिल को रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, उसे हमारा नेक्स्ट काम है कि जो लीफ है, अब लीफ कैसा हो गया होगा, लगभग लगभग कलरलेस या पेल। अब उस कलरलेस या पेल पीला लीफ को हम लोग को बाहर निकालना है। ठीक है, तो टेकिंग आउट अल्कोहल में जब वो बॉयल हो गया उसके बाद टेकिंग आउट द कलरलेस, या तो कलरलेस हो गया होगा, उसमें कोई रंग बचा नहीं होगा, सब कुछ निकाल दिया, और पेल या तो हल्का हल्का पीला हो गया, पेल लीफ आउट ऑफ बीकर, बीकर में से हटा देंगे, एंड कीप इट, और इसको रखेंगे ऑन पेट्री डिश। अब ये पेट्री डिश क्या है, पेट्री डिश में तो सिंपली एक कंटेनर होता है, लैब में होता है, वो आपको फिगर भी दिख रहा होगा, पेट्री डिश में आपको रखना है। अब क्या करना है, इस पेट्री डिश में अब ये डिकलराइज हो गया, पूरी तरह से डिकलराइज, डिकलराइज मतलब क्लोरोफिल रिमूव हो गया। जैसे डिस्टार्च था मतलब स्टार्च रिमूव करना, उसी तरह से डिकलराइज मतलब कलर रिमूव करना, यानी क्लोरोफिल हटाना। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ बूंद, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन गिराना है, ड्रॉपिंग सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन लीफ। आयोडीन सॉल्यूशन को किस पे लाना है, लीफ पे।
अब इससे आपको ऑब्जर्वेशन होगा, आप देखेंगे, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप इस पे ये ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वो पार्ट जिसमें कोई कवर नहीं था, ठीक है, यानी इस पार्ट को छोड़ के इस सब पार्ट जिसमें कोई कवर नहीं था वो ब्लू और ब्लैक बदल गया, लेकिन जिस पार्ट में कवर था वो वैसा का वैसा ही रहा, उसमें कोई ब्लू ब्लैक का कलर चेंजिंग नहीं शो हुआ। इसका क्या मतलब है, इस पार्ट में स्टार्च नहीं था, क्योंकि स्टार्च रहता तो क्या होता, तो ये भी पार्ट ब्लू और ब्लैक में बदल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब इधर स्टार्च नहीं था। स्टार्च नहीं होने का सिंपल सा मतलब क्या है, स्टार्च नहीं होने का सिंपल सा मतलब है कि फोटोसिंथेसिस इस जगह में नहीं हुआ। अब इसको करने से हमको क्या पता चला, इसे को करने से हमको पता चला यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ा। तो ये सिंपल सा स्टेप था, आपको भले ही लंबा लग रहा है लेकिन लंबा है नहीं। पहला काम आपको जो सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें पहला काम आपको डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज मतलब स्टार्च का रिमूवल। कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग एक डार्क रूम में रख देंगे। डार्क रूम में रखने से 2-3 दिन में स्टार्च जो है वो पूरा अपना प्लांट कंज्यूम कर लेता है, खत्म कर लेता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला, तो नेक्स्ट स्टेप अगर सनलाइट का केस है, सनलाइट का चेक करना है, तो सनलाइट हटाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, उसको एक ब्लैक कलर के कवर से कर देंगे। पूरा लीफ को कर देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है, तब तो किसी भी पार्ट में नहीं हो पाएगा। इसलिए एक पार्ट को सिर्फ किए, क्योंकि आपको रिजल्ट पता चल गया कि इस पार्ट में जो ब्लैक और ब्लू चेंजिंग नहीं आ पाता है। एक पार्ट कवर कर देंगे, ठीक है, कवर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको वो पॉटेड प्लांट जो है, जो प्लांट पॉटेड होगा, उसको अगेन हम लोग सनलाइट में ले जाएंगे 2-3 दिन के लिए। अब उसमें क्या होगा, सनलाइट में जहाँ जाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। अब जिस प्लांट में लाइट, जिस पार्ट में लाइट पड़ेगा वहाँ वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, तो वहाँ वो फोटोसिंथेसिस किया, ठीक। अब हम लोग 2-3 दिन रखने के बाद वो लीफ, ठीक है, प्लांट में तो बहुत सारा लीफ होगा ना, वो लीफ जिसको हम कवर किए थे वो लीफ हम तोड़ के ले आएंगे। अब इस लीफ को जो हम तोड़ के लाए हैं उसको हम लोग पहले बॉयल करेंगे वाटर में, ठीक है। वाटर में बॉयल करने से क्या होगा, इसका क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। और दूसरा कारण है कि जो इसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा, इसमें जो सेल है, इसमें बहुत सारे सेल है, वो उसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका टूटने से क्या फायदा है, उसका टूटने से है कि आयोडीन सॉल्यूशन जो हम बाद में देने वाले हैं स्टार्च चेक करने के लिए, वो आसानी से एंट्री हो पाएगा और रिएक्शन अच्छे से हो पाएगा। यहाँ रिएक्शन होने के ही कारण ब्लैक और ब्लू चेंज हुआ, ओके। उसके बाद उस लीफ को हम लोग फिर अल्कोहल में बॉयल करना है इनडायरेक्टली। क्यों इनडायरेक्टली, क्यों वाटर बाथ में रखे, क्योंकि अगर डायरेक्टली करेंगे तो अल्कोहल बहुत इन्फ्लेमेबल है, मतलब तुरंत आग पकड़ लेता है, जैसे आप जानते हैं पेट्रोल सब वैसा ही। तो इसीलिए उसको इनडायरेक्टली हीट करेंगे। इनडायरेक्टली हीट करने से क्या होगा, ठीक है, या अल्कोहल में बॉयल करने से क्या होगा, तो अल्कोहल में बॉयल करने से जितना क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाएगा। फाइनली उसको निकाल लेंगे, थोड़ा और वाटर से धो देंगे तो अच्छा होगा। वाटर से धो के उसको पेट्री डिश यानी सिंपली एक कंटेनर में रख लेंगे। उस कंटेनर में रखने के बाद हम लोग उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन देंगे। उस आयोडीन का सॉल्यूशन देने से हम देखेंगे कि वो किस में बदल गया, या तो ब्लू या तो ब्लैक में बदल गया। ये जो ब्लू और ब्लैक में बदलना है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि हाँ स्टार्च दिखा रहा है। अगर ब्लैक और ब्लू नहीं होता तो स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस उस पार्ट में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं हुआ। तो यही था, मैं आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिख देना। ऑब्जर्वेशन यही होगा कि ब्लू और ब्लैक में बदल गया है। कंक्लूजन क्या होगा कि जो पार्ट ब्लू और ब्लैक में बदला है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, इसलिए स्टार्च था। जो पार्ट नहीं बदला है इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च नहीं था, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो चलिए ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में लिख देता हूँ। तो मैंने वही चीज़ लिख दिया, आप लोग के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, या आपको नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही, तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन मिल गया, ठीक है, कि सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब किसी किसी बच्चे के मन में रहता है अगर आपको सनलाइट में रखना ही था तो पहले डी स्टार्च क्यों किए और उसको डार्क रूम में रख के डी स्टार्च क्यों किए, 2-3 दिन का टाइम क्यों खराब किए। तो ये इसीलिए क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सनलाइट से लाते तो उसमें हमेशा स्टार्च कुछ ना कुछ रहता, वो स्टार्च हम लोग को पॉजिटिव टेस्ट देता दोनों तरफ, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग कवर्ड पार्ट को अनकवर्ड पार्ट को कोई को भी चेक करते तो ब्लू ब्लैक चेंज होता, क्योंकि वहाँ पे पहले से स्टार्च था। इसलिए पहला काम है कि स्टार्च खत्म करना, इसलिए हम लोग डिस्टार्चिंग करते हैं डार्क रूम में रख के। नेक्स्ट काम है हमारा चेक करना क्लोरोफिल के लिए। तो क्लोरोफिल को चेक करने के लिए हम लोग को एक प्लांट, ऐसा प्लांट का जरूरत है जो कि पूरी तरह से ग्रीन ना हो। मतलब कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो पूरी तरह से ग्रीन नहीं रहता है। आपने मनी प्लांट देखे होंगे, क्रोटोन का, कोलियस का, इस सब का ऐसा प्लांट होता है जिसका पूरी तरह से ग्रीन नहीं प्लांट होता है। उसमें धब्बा धब्बा रहता है, चाहे वो रेड का हो, ठीक है, व्हाइट का हो, ऐसा ऐसा धब्बा रहता है, स्पॉट रहता है। तो ऐसे लीफ को हम लोग वेरीगेटेड लीफ कहते हैं, ठीक है, वेरीगेटेड लीफ। तो कौन सा लीफ है वेरीगेटेड, तो वेरीगेटेड लीफ वो है जो ग्रीन के अलावा भी कुछ कलर का है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं वेरीगेटेड लीफ। व्हाट इज वेरीगेटेड लीफ, अ लीफ विच इज पार्शियली ग्रीन, ठीक है, लीफ विच आर पार्शियली ग्रीन, जो कि पूरी तरह से ग्रीन नहीं है, उसमें धब्बा है, स्पॉट है। पार्शियली ग्रीन विथ ए स्पॉट ऑफ अदर कलर, उसमें धब्बा है अलग अलग कलर का, रेड हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीला हो सकता है, वाइट भी हो सकता है,
विद स्पॉट ऑफ अदर कलर्स। तो उसी चीज़ को वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। इसमें हमको क्यों जरूरी है, तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या ग्रीन पार्ट में बनता है या ग्रीन के अलावा भी, क्योंकि दूसरा अगर दूसरा कलर है तो वो क्लोरोफिल के कारण नहीं है, दूसरा कलर है तो वो तो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। आप लोग पढ़े हुए हैं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है इसलिए ग्रीन होता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग होता है इसलिए अलग अलग कलर होता है। इसलिए हम लोग देखने वाले हैं कि क्या सभी पार्ट में होता है या वो पार्ट जिसमें सिर्फ हरा है उसी में होता है। तो इसलिए हम वेरीगेटेड लीफ का यूज कर रहे हैं। और वेरीगेटेड लीफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो बहुत सारा मनी प्लांट है, मनी प्लांट तो सुने ही होंगे, मनी प्लांट है, आपका क्रोटोन है या कोलियोस है, इस सब से आपको हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कि सनलाइट के लिए क्या करना है। तो पहला काम आपको अगेन मैं पहले बोल देता हूँ उसके बाद लिख दूंगा। पहला काम आपको अगेन लेना है कि वैसे ही कोई वेरीगेटेड लीफ, जैसे मान लीजिए क्रोटोन का लीफ ले रहे हैं जो पार्शियली ग्रीन और हल्का हल्का व्हाइट रहता है। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसको हम लोग अभी तो वैसे समझते ही हैं कि ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, अगर क्लोरोफिल जरूरी होगा तो ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा, दूसरे पार्ट में नहीं होगा। तो पहला काम तो हमको अगेन यहाँ पे भी करना है, डी स्टार्च करना है। ठीक है, डी स्टार्चिंग लीफ, डी स्टार्च करके क्या करते हैं, ओके मैं पहले बोलता हूँ। उसके बाद फिर से उसको ब्राइट लाइट में ले जाइए, सनलाइट में ले जाइए जहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, और ब्राइट लाइट में ले जाके जो 3-4 दिन के लिए छोड़ देना है। 3-4 दिन में क्या होगा, तो जहाँ पे बनना था क्या चीज़ स्टार्च वहाँ पे बन जाएगा। अब उस वेरीगेटेड लीफ को फिर से तोड़ लेना है आपको, ठीक है, फिर से बॉयल करना है उसी तरह से कुछ देर के लिए, क्लोरोफिल हटा लेना है, उनको अल्कोहल में बॉयल करने से, जिससे कि वो फिर से डिकलराइज हो जाए। डिकलराइज करने का मतलब वो या तो कलरलेस हो जाए या पेल हो जाए। तो अब डिकलराइज मिलने के बाद हमको क्या करना है, उसके बाद उस डिकलराइज लीफ को अगेन आप अच्छा होगा कि अगर फिर से गर्म पानी से या ठंडा पानी से धो दे, जिससे कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए, और अगर कोई क्लोरोफिल उसमें चिपका होगा तो वो भी निकल जाए। उसके बाद आप आयोडीन सोल्यूशन अगेन उस पर रखेंगे, आप देखेंगे कलर में चेंजिंग। ठीक है, आप देखेंगे कि वो पार्ट जो कि वाइट था जिसमें क्लोरोफिल नहीं था वो ब्लू और ब्लैक में नहीं चेंज हुआ आयोडीन डालने पे, लेकिन वो पार्ट जिसमें जो कि हरा था यानी उसमें क्लोरोफिल था वो ब्लू ब्लैक चेंज हो गया। इसके आपको क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल है वो बहुत नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको। पहला डी स्टार्चिंग है अगेन, उसके बाद क्या करना है, स्टार्चिंग है यानी उसको हम लोग को सनलाइट में रखना है। फिर सनलाइट में रखने के बाद अगेन वही स्टेप है, तोड़ के लाना है। इसमें कोई कवरिंग का जरूरत नहीं है, तोड़ के लाना है। तो वैसे हम लोग लिख देते हैं इसको। ये मैंने आपके लिए सब कुछ लिख दिया है कि आपको वेरीगेटेड लीफ लेना है, उसको पहले डी स्टार्च कर देना है, मतलब स्टार्च हटा देना है। कैसे, तो डार्क रूम में रख के, अब मैं सबका कारण नहीं बता रहा हूँ, मैंने वैसे बता दिया है सबका पहले ही कारण। तो डार्क रूम में रखने से उसका स्टार्च इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि वो जो प्लांट है वो अपना फोटोसिंथेसिस है उसको खत्म कर लेगा। उसके आपको क्या करना है, उसे उस प्लांट को सनलाइट में थोड़े दिन के लिए रखना है जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस हो जाए। कितना दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। उसके बाद एक लीफ उसका तोड़ लेना। इसमें कोई लीफ आप तोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर लीफ को हम कवर नहीं किए, हमको सनलाइट के लिए नहीं दिखाना है, हमको दिखाना है क्लोरोफिल के लिए। उसके बाद वैसे सिमिलरली पहले वाटर में आपको बॉयल करना है, फिर इनडायरेक्ट बॉइलिंग करना है अल्कोहल में, जिससे क्लोरोफिल पूरा हट जाए। अगेन आप क्लोरोफिल अगर थोड़ा मोड़ा रहता भी है तो उसको आप वाटर से या हॉट वाटर या किसी वाटर से आप उसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे जिससे और वाटर चला जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो हम लेंगे उसको फिर से कोई डिश में, जैसे पेट्री डिश लिए थे या कोई कंटेनर में लेके उस पर आयोडीन सॉल्यूशन रख देंगे। आयोडीन सॉल्यूशन रखने से हमको क्या होगा, तो हम जानते हैं अगर स्टार्च होगा तो ब्लैक और ब्लू में बदल जाएगा, अगर स्टार्च नहीं होगा तो ब्लैक ब्लू में नहीं बदलेगा। तो हम ऑब्जर्वेशन क्या पाएंगे कि वैसा लीफ का पार्ट जो पहले से ही ग्रीन था वो ब्लू ब्लैक में बदल गया। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ लीफ विच वाज ओरिजिनली ग्रीन चेंज टू ब्लू ब्लैक, जो पहले ही से था। लेकिन वो प्लांट का पार्ट, वो लीफ का पार्ट जो ग्रीन नहीं था, वाइट था ओरिजिनली या दूसरा कलर का था, ठीक है, वाइट या अदर कलर दूसरे कलर का था, वो अपना कलर नहीं बदला। ठीक है, कलरलेस का कलरलेस ही रह गया। इससे क्या कंक्लूजन निकलता कि जो ग्रीन पार्ट था लीफ का, ठीक है, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ ऑफ प्लांट वाज एबल टू सिंथेसाइज स्टार्च बना पाया, तभी ना वो ब्लू और ब्लैक में बदला। लेकिन जो नहीं कर पाया, जो कि ग्रीन नहीं था, वाइट था या किसी दूसरे कलर का था, वेरीगेटेड लीफ में ब्लू था या कैसा था, वो नहीं बना पाया। इससे क्या आप समझ सकते हैं कि उसमें स्टार्च नहीं था, उससे स्टार्च नहीं है, इसका क्या मतलब है कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। इससे आपका क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि क्लोरोफिल का भी बहुत ज़्यादा जरूरत है किस चीज़ में, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये हम लोग अभी तक 2 के बारे में चेक कर चुके हैं। किस के बारे में, एक चेक कर चुके हैं सनलाइट के बारे में, दूसरा क्लोरोफिल के बारे में। अब चलिए थर्ड फैक्टर के बारे में चेक करते हैं जो कि है एक्सपेरिमेंट फॉर टेस्ट ऑफ CO2। अब यहाँ पे भी एक पहले प्री नॉलेज चाहिए, जैसे कि उसमें प्री नॉलेज चाहिए था
पहले वाले में डी स्टार्चिंग का और डिकलराइजिंग का, वैसे यहाँ पे एक नॉलेज है, एक रिएक्शन चाहिए। जैसे शुरू में किए थे स्टार्च के लिए आपको मैं बता दिया हूँ कि जब स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ रिएक्शन होता है जिसके कारण ब्लू और ब्लैक बदल जाता है। क्या रिएक्शन होता है इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम एक्सपेरिमेंट करने वाले किसके लिए, फॉर टेस्ट ऑफ CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अभी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगेन आपको इसके लिए पहले तो हम अगर जो चीज़ चाहिए उसका एफिशिएंस कराना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा कि CO2 के प्रेजेंस में होता है क्या। अगर होता होगा तो स्टार्च बनेगा, यानी वो ब्लू ब्लैक बदल जाएगा। अगर नहीं होता होगा तो क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक कंडीशन में एब्सेंट रखना है। तो इसके एब्सेंस के लिए क्या कर दें, फॉर एब्सेंस ऑफ CO2 हम कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन लगा दें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का खपत हो। तो ऐसा ही एक केमिकल रिएक्शन लगाते हैं कि जब KOH को रख दिया जाता है। ये KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो रखा जाता है, इज केप्ट विथ CO2 के साथ। तो इट एब्जॉर्ब्स, ये मतलब कार्बन वो जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सारा एब्जॉर्ब कर लेता है ऑल CO2। कैसे एब्जॉर्व कर लेता है, सिंपल एक केमिकल रिएक्शन है। एक केमिकल रिएक्शन आप देख भी सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। जब KOH रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो पोटेशियम कार्बोनेट बनता है K2CO3 और उसके साथ साथ H2O बनता है। तो देख रहे हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कंज्यूम होकर इस कंपाउंड में बदला है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम अभी जो अभी टेस्ट करने वाले हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा लीफ लेंगे जिसको हम KOH के सॉल्यूशन में डुबा देंगे। और KOH के सॉल्यूशन में डुबाने से क्या होगा, CO2 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलिए उसको करते हैं। तो इसका भी सिंपल टेस्ट है, आपको ये ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या हम लोग करेंगे। एक रिएक्शन देखिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन आपको रखना भी नहीं है। क्या क्या स्टेप्स है, तो देखिए पहला स्टेप जो है वो इसका है कि आप डी स्टार्च करेंगे, जो सब में करते आ रहे हैं। तो डी स्टार्चिंग लीफ ऑफ ए प्लांट। और इसमें बेटर होगा कि अगर आप ऐसा प्लांट लें जिसका नैरो लीफ हो। क्यों नैरो लीफ हो, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसमें उस लीफ को हम लोग एक बोतल में रखने वाले हैं। जो हमारा एक बोतल होता है तो उस बोतल का तो आप जानते ही हैं, उस बोतल में जो उसका ढक्कन होता है, माउथ जो होता है वो कैसा होता है, वो नैरो होता है। इसलिए अच्छा होगा कि अगर लीफ जो हो वो नैरो हो, जिससे कि इसमें एंट्री हो पाए, इसका लीफ का एंट्री हो पाए। नहीं तो बहुत मोटा होगा तो वो एंट्री होने में दिक्कत होगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि प्लांट का लीफ कैसे लेने का, तो प्लांट हैविंग नैरो लीफ, जिसके पास नैरो लीफ होगा वो हैविंग नैरो लीफ। ठीक है, नैरो तो समझते हैं ना। सेकेंड चीज़ हमको क्या करना है, सेकेंड चीज़ आपको करना है कि उस नैरो लीफ को एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से ये लीफ को इस तरह से फिक्स करना है। आपको पहले मैं बता देता हूँ, फिर लिख देता हूँ। आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको ये जो लीफ है ना, एक लीफ उस प्लांट में ही लगा रहेगा, प्लांट में से आपको निकालना नहीं है। उसके बाद उसके लीफ को इसमें फंसा देना है, इसके अंदर डाल देना। अब इसके अंदर डाल देंगे इससे क्या होगा, तो इसके अंदर ये खासियत है कि इसके अंदर KOH का सॉल्यूशन रहेगा, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसमें जो भी CO2 होगा उसको खत्म कर लेगा। पर ऐसे तो बहुत सारा CO2 आते ही रहेगा जो इसके संपर्क में आते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करने का कोशिश करेंगे। बंद कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे लेबोरेटरी में एक कॉर्क होता है, ठीक है, सिंपली ये प्लांट से बना जाता है एक कॉर्क। ये कॉर्क जो होता है ना, इसको हम लोग क्या करने वाले, 2 पीस में बांट देने वाले, ऐसे करके। एक पीस जो रहेगा वो ऐसे रहेगा और एक पीस जो है वो ऐसे रहेगा। इस पीस के अंदर हम लोग वो प्लांट जो है नैरो प्लांट, उस प्लांट को एंट्री करवा देंगे। और फिर ये कॉर्क हम लोग कहाँ लगाएंगे, उस बोतल की ढक्कन पे, जिससे क्या हो कि वो टाइटली लीफ जो है वो टाइटली इसके अंदर चला जाए और उसके बाद उससे कोई हवा बाहर से एंट्री ना करे। ठीक है, इसलिए एयर टाइट कंटेनर, ये कैसा रहेगा, एयर टाइट कंटेनर रहेगा। और इसके अंदर क्या रहेगा, KOH का सॉल्यूशन विथ KOH सॉल्यूशन। KOH का काम क्या है, तो KOH एब्जॉर्व कर लेता है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। यानी अब इसके अंदर बाहर से कोई सोर्स नहीं है, जो भी अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा उसको ये KOH एब्जॉर्व कर लिया होगा। अब हाफ पार्ट लीफ का किधर रहने वाला, अंदर, लेकिन हाफ पार्ट जो है वो बाहर रहने वाला है इस लीफ का। ठीक है, तो उस हाफ पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, फिर वही पॉट को जो कि हम लाए थे, जो गमला वाला पौधा लाए थे, उसको हम लोग फिर से क्या कर देने वाले हैं, तो उसको हम लोग सनलाइट में रख देंगे। दूसरा काम, सनलाइट में रखने के बाद फिर से सब स्टेप सेम है। कुछ दिन होगा, कुछ दिन के बाद जो अंदर में जो लीफ का पार्ट अंदर में है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलते रहेगा, जो बाहर में है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहेगा। अब कुछ दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, अगेन वो लीफ को 2-3 दिन के बाद वो लीफ को लाएंगे, तोड़ेंगे, फिर से बॉयल करेंगे, पहले वाटर में फिर अल्कोहल में, जिससे कि उसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाए, आयोडीन अंदर से चला जाए आराम से। सेम कुछ रिपीट होने वाला है। अल्कोहल में इसलिए बॉयल करेंगे जिससे कि
जो क्लोरोफिल है पूरी तरह से रिमूव हो जाए। वाटर से वॉश कर देंगे उसको, एक पेट्री डिश में, एक कंटेनर में रख लेंगे, उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन देंगे। आयोडीन का सॉल्यूशन देने के बाद हम लोग देखेंगे कि ऊपर वाला पार्ट जो लगा था, लीफ जो प्लांट से लगाया हुआ था, ऊपर वाला पार्ट जो है वो ब्लू ग्रीन में बदल गया, नीचे वाला नहीं बदला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्च था। कैसे यहाँ पे स्टार्च था, यहाँ क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ क्योंकि यहाँ तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था, यहाँ ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, तो ये आराम से बना है। लेकिन इसके अंदर नो कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। जब कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं है मतलब यहाँ ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, इसीलिए ना स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना तो ब्लू ग्रीन नहीं बदला। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड भी एक नेसेसरी चीज़ है किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। चलिए मैं इसी चीज़ को लिख देता हूँ जिससे आपका टाइम बचे। तो इनमें यही सब कुछ स्टेप्स है। पहला तो डिस्चार्ज कर देना है। डिस्चार्ज कैसे करेंगे? तो बंद कमरे में, जो अंधेरा कमरा होगा उसमें रख के, और हम लोग नैरो लीफ प्रीफर करेंगे। क्यों? मैंने आपको कारण बताया दिया। उसके बाद एक लीफ को लेंगे और उसको बोतल में फिक्स कर देंगे, उस बोतल में जिसमें QOH है। अगेन लीफ को अंदर में इसमें फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बोतल का मदद लेंगे, और बोतल में और एयर नहीं जाए उसके लिए दो टुकड़ा होगा किसका? कॉर्क का, उसका मदद लेंगे। उसके बाद हम लोग पॉटेड प्लांट को फिर से जो डार्क रूम में था उसको सनलाइट में ले आएंगे, जैसे कि वहाँ पे हो। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि ऊपर वाला पार्ट जो है लीफ का ऊपर वाला पार्ट, आधा ही पार्ट ना, आधा पार्ट अंदर है ना, आधा पार्ट तो ऊपर ही है। तो जो पार्ट अंदर है, बोतल के अंदर है जो पार्ट, उस पार्ट में क्या हो रहा है? तो उस पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऊपर वाले पार्ट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है और नीचे वाले में है, तो इस दोनों में देखेंगे क्या अंतर आता है कि नहीं। ठीक है, तो अब 3-4 दिन के बाद हम लोग लीफ को ले आएंगे, उसके बाद बॉयल करेंगे वाटर में, अल्कोहल में। उसके बाद जैसे कि क्लोरोफिल हट जाए, और फिर आयोडीन सॉल्यूशन रखेंगे उस पर, जिससे क्या होगा? और ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे कि लोअर पार्ट जो होगा लीफ का, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ लीफ विच हैव नो CO2 एक्सेस, जिसके पास CO2 का एक्सेस नहीं था, CO2 का पहुंच नहीं था, डज नॉट टर्न टू, नहीं बदलेगा, डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक में नहीं बदला। कब? जब आयोडीन सॉल्यूशन दिया गया उसके बाद भी। ठीक है, लेकिन बट अपर पार्ट हैविंग एक्सेस टू, जिस अपर पार्ट जो है लीफ का, जिसके पास पहुंच था किस चीज़ का? तो CO2 का, हैविंग एक्सेस ऑफ CO2, जिसके पहुंच था CO2 का, टर्न टू ब्लू ब्लैक। ठीक है, ब्लू ब्लैक में बदल गया। इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप समझते हैं कि अगर ब्लू ब्लैक में बदल गया है मतलब इसमें स्टार्च था। दैट मीन्स इसका मतलब है कि जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट मस्ट हैव स्टार्च, क्योंकि स्टार्च से ही जब आयोडीन रिएक्ट करता है तो ब्लू ब्लैक में बदलता है। तो अपर पार्ट मस्ट हैव स्टार्च। अपर पार्ट के पास अब स्टार्च कहाँ से आया? क्योंकि हम स्टार्च तो निकाल दिए थे पहले ही, तो अपर पार्ट मस्ट हैव स्टार्च, तो वो कहाँ से आया? इसका मतलब है कंक्लूजन आपका निकला कि अपर पार्ट हैज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या किया है? फोटोसिंथेसिस किया है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस ऊपर वाला किया, नीचे वाला क्यों नहीं किया? तो एक ही चीज़ आपको यहाँ पे अंतर दिखेगा। ठीक है, क्या अंतर दिखेगा? तो वो CO2 का प्रेजेंस और CO2 का एब्सेंस। ऊपर वाला पार्ट जो था उसके पास CO2 का प्रेजेंस था, एक्सेस था, लेकिन नीचे वाले पार्ट को नहीं था। इस तरह से हम कह सकते हैं हेंस CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 क्या है? बहुत जरूरी है किस चीज़ के लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। अब लास्ट बच गया है जो कि है वाटर के लिए। और वाटर में आपको ये स्टार्च वगैरह का टेस्ट नहीं करना है, आपको सिंपल ऑब्जर्वेशन करना है, और वो सिंपल ऑब्जर्वेशन का हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो उसके लिए आपको दो इंक्यूबेटर लेना है। आप लग रहा होगा इंक्यूबेटर क्या होता है? इंक्यूबेटर सिंपली एक डिवाइस है जिसको लैब्स में या दूसरी जगह यूज किया जाता है, जिससे कि सेल सब का डेवलपमेंट हो। आप देखे होंगे किसी किसी जगह जो अंडा है, एग है, उस एग को भी बड़ा करने के लिए उसके माँ का गर्मी नहीं मिल पाता है। अगर आप, हम जानते हैं कि बॉडी का हीट चाहिए किसी भी एग को अपने एक जो है वो एक, जब चूजा निकलता है उसमें से, कोई भी मुर्गा है, मुर्गा का अंडा है, उसमें से जब चूजा निकलता है, छोटे छोटे चिकन निकलते हैं, तो उसके लिए उसकी मम्मी का जो चिकन होता है, उसके जो मदर है, तो उसका क्या चाहिए? हैन है, उसका वार्म चाहिए, उसका हीट चाहिए। अगर वो हीट नहीं मिल पाता है तो वो नहीं निकल पाता है, वो अंडा में से चूजे नहीं निकल पाते। तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है उसी को बोलते हैं इंक्यूबेटर। तो पहले आप समझिए इंक्यूबेटर क्या होता है। यहाँ पे भी आपको नॉलेज एक चाहिए। इंक्यूबेटर सिंपली एक डिवाइस है जो बाहर के कंडीशन से दूर रखता है किसी भी दूसरे चीज़ को। डिवाइस यूज्ड टू ग्रो सेल, जिसका मेनली यूज होता है सेल को ग्रो करने के लिए, ग्रो सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का। यहाँ पे क्यों यूज करें आपको मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। बाय कीपिंग देम
कैसे, तो उसको अलग कर देता है, जो आसपास का इन्वायरमेंट है ना उसे पूरी तरह से अलग कर देता है। बाई कीपिंग देम इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, बाई कीपिंग देम इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, आपको फिगर भी, फोटो भी दिख रहा होगा, पिक्चर भी दिख रहा होगा। बाई कीपिंग देम इन डिफरेंट इन्वायरमेंट फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसे अलग करके रख देता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग 2 इंक्यूबेटर लेने वाले हैं, जिसमें 2 प्लांट लेने वाले हैं। दोनों प्लांट सेम स्पेसीज के होंगे, मतलब अगर गुलाब का फूल है दोनों गुलाब का ही फूल होगा, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ CO2 जाएगा, एक ही जगह रखा रहेगा जिससे कि सनलाइट भी एक ही आए, और बस एक चीज़ का अंतर आना है, CO2 O2 सब कुछ एक जैसा होने वाला है, बस अंतर एक चीज़ का होने वाला है, वो है वाटर का। एक प्लांट को हम पानी देने वाले हैं, एक को पानी नहीं देने वाले। इससे क्या होगा, इससे होगा आप देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे आप कि थोड़े दिन के बाद जब 2-3 दिन हो जाएगा तो देखेंगे एक में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों में बराबर था और सब कुछ शेप साइज स्पेसीज सब एक ही है, तो देखेंगे आप कि वो प्लांट जिसके पास पानी का एक्सेस था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है और ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो ये तो तभी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किस में होता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, आप रिएक्शन देखें उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है और ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो दूसरा है उसके पास वो तो सिर्फ ऑक्सीजन लेकर रिस्पायरेशन करेगा, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो दूसरा वाला जो पौधा होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन घटेगी। इसी से हम लोग देख सकते हैं, और उसका ग्रोथ भी हो, ठीक है, ग्रोथ तो लगभग वैसे दोनों का हो सकता है, पर आप देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और O2 दोनों अलग अलग होगा। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जरूर पानी जहाँ पे है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। चलिए मैं उसको लिख देता हूँ। चलिए तो मैंने उसी चीज़ को लिख दिया कि हमारे पास पहले इंक्यूबेटर होने वाला है, 2 इंक्यूबेटर होने वाले। इंक्यूबेटर समझे ना आप, इंक्यूबेटर सिंपली एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है उससे एक अलग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब बाहर के सनलाइट बाहर के एयर से उसको कोई मतलब नहीं है अगर कोई चीज़ इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर मतलब सिंपली एक बक्सा होता है। तो आपको 2 इंक्यूबेटर करना है जिसमें 2 प्लांट रखना है, दोनों का सेम शेप साइज होने वाला है, जो कि सेम खपत हो, सेम स्पेसीज का होने वाला है, और उनमें कंसंट्रेशन जो CO2 और O2 का मात्रा है वो भी सेम होने वाला है। ऐसा नहीं कि किसी में ज़्यादा CO2 दे देंगे और किसी में कम, ठीक है, ऐसा नहीं होना है। दोनों में CO2 और ऑक्सीजन का मात्रा भी आप सेम देंगे, ठीक है। आप CO2 O2 देंगे क्यों, क्योंकि हमको देखना तो है कि CO2 यूज हो रहा है कि ऑक्सीजन यूज हो रहा है ज़्यादा, इसलिए तो पता चलेगा कि CO2 अगर यूज हो रहा है तो आपको याद हो कि अगर तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, CO2 और H2O कंबाइन होता है, जिससे क्या होता है C6H12O6 बनता है, यानी ग्लूकोज बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो रहा है। तो अब 2 इंक्यूबेटर को सेम प्लेस पे रखना है, जैसे कि क्या हो, जैसे कि सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट आए। ऐसा नहीं हो कि एक प्लांट को अंधेरा में रख देंगे जहाँ पे होगा ही नहीं फोटोसिंथेसिस, तो वैसा काम नहीं करना, क्योंकि हम लोग देखें ना लाइट तो जरूरी है ही, तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ लाइट में रखेंगे। अब क्या होगा, अब वो प्लांट, एक प्लांट को हम लोग क्या देने वाले, पानी देने वाले, एक्सेस ऑफ वाटर देने वाले, लेकिन दूसरे प्लांट को हम लोग पानी के एक्सेस से दूर रखेंगे, मतलब दूसरे प्लांट को पानी नहीं देंगे। अब थोड़े दिन बाद आप देखेंगे 2-3 दिन बाद कि प्लांट जिसके पास एक्सेस था पानी का, मतलब पानी की पहुंच थी, उसमें जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। डिक्रीज क्यों किया होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके पास पानी था तो डिक्रीज कर गया, और लेकिन ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज कर गया। अब आप अगर आपको याद हो फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन, तो CO2 और H2O कंबाइन करता था, जैसे कि C6H12O6 और O2 बनता था, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन बन रहा है और CO2 यूज हो रहा है, CO2 इज यूज्ड और O2 इज प्रोड्यूस्ड। तो O2 का इसीलिए यहाँ मात्रा जो है, अमाउंट जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। O2 अमाउंट ऑफ O2 इंक्रीज हुआ है। लेकिन दूसरे में आप देखेंगे जिसके पास पानी का कोई पहुंच नहीं है, तो उसमें CO2 इंक्रीज किया होगा। CO2 कैसे इंक्रीज हुआ होगा, तो ये फोटोसिंथेसिस है, और इसका जस्ट उल्टा कौन है, रिस्पिरेशन, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस है, इसको आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो ये जो रिस्पिरेशन है ये कैटाबॉलिक एक्टिविटी है, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, जिसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। C6H12O6 ये जब ग्लूकोज ऑक्सीजन का यूज करता है और इसको CO2 और H2O में चेंज कर देता है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन इज यूज्ड, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, और CO2 इज प्रोड्यूस, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए CO2 का मात्रा बढ़ रहा है। क्या वैसे ही प्लांट नहीं यूज कर रहा है, उस प्लांट में भी यूज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज भी हो रहा है, तो इसलिए नेट कार्बन डाइऑक्साइड घट ही रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया गया है फर्स्ट प्लांट के द्वारा, कहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस में। ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस में हम लोग अभी जानते हैं, इतना ही नॉलेज है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। ऑफकोर्स बहुत सारा यूज है और भी, लेकिन यहाँ पे और वाटर, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वाटर बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस तरह से हमको इसमें इस लेक्चर में यही करना था, ये 4th लेक्चर था। इस लेक्चर में मैंने बता दिया कि क्या क्या जरूरी होता है
और उस सबको कैसे देखेंगे कि रियली में ज़रूरी है या नहीं, तो इसे हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यही खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में देखेंगे। वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक ऐसे ही देखते रहिए। ठीक है, एंजॉय करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।